हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। मैं लेके आ रहा हूं आज क्लास 11th केमिस्ट्री की अगली वीडियो, जो कि पार्ट 1 से ही रिलेटेड है, यानी कि फर्स्ट चैप्टर का ये अगला पार्ट है। तो हमने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि केमिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री का क्या स्कोप है, केमिस्ट्री का क्या इंपॉर्टेंस है, और उसकी एप्लीकेशंस के बारे में जनरली आपको जानकारी दी थी या आपको समझाने की कोशिश की थी कि केमिस्ट्री आप क्यों पढ़ रहे हैं। आज हम बात करने वाले हैं उन टॉपिक्स से आगे के टॉपिक्स की, यानी कि फर्स्ट चैप्टर को हम आगे बढ़ा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करता हूं अगला पार्ट। और जिन लोगों ने पहला वीडियो या पहला पार्ट नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आप जाके पहला पार्ट देख लीजिएगा। चलिए, जैसा कि हमें सबको पता है कि केमिस्ट्री एक साइंस की ही ब्रांच है और इसमें डिफरेंट टर्म्स यूज होते हैं। तो एक जो मेन थिंग है, इसका मेन कॉन्सेप्ट है, वो आपने चैप्टर 1 क्लास 9th में पढ़ा था, मैटर सराउंडिंग अस। तो उसी चैप्टर में आपको पढ़ाया गया था मैटर्स के बारे में या आपके आसपास की चीजों के बारे में। तो वहां से आप समझ सकते हैं कि इस यूनिवर्स में जितनी भी चीजें आपके आसपास हैं या जितनी भी चीजों को आप देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, छू रहे हैं, स्मेल कर रहे हैं, वो सब दो ही चीजों को बिलोंग करती है, या दो ही चीजों से उनको रेफर किया जा सकता है, डिफाइन किया जा सकता है या इलैबोरेट किया जा सकता है। तो इस यूनिवर्स पे जितनी भी चीजें हैं वो दो चीजों के अंडर आती हैं। नंबर 1 है आपका मैटर और नंबर 2 है आपका एनर्जी। यानी कि यूनिवर्स में पाई जाने वाली सारी चीजें इन्हीं दो टर्म से बिलोंग होती हैं, एक मैटर और दूसरा एनर्जी। हालांकि मैटर आप क्लास 9th में पढ़ के आ चुके हैं और इसके बारे में काफी कुछ जानते होंगे, लेकिन फिर भी एज फर्स्ट चैप्टर में आपके ये टॉपिक्स गिवन हैं, तो मैं आपके लिए इसका रिकैप देना जरूर चाहूंगा। तो आपके आसपास की जितनी भी चीजें हैं या जितनी भी चीजें आप देख रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप मुझे देख रहे हैं, मेरे पीछे के बोर्ड को देख रहे हैं, तो आपके पास जो चीजें, चाहे आपके हाथ का मोबाइल हो, लैपटॉप हो, एलईडी स्क्रीन हो, कार हो, पेन हो, कॉपी हो, ये सारी की सारी चीजें क्या है, इन्हीं दो टर्म के अंडर आती हैं। ठीक है, अब किस चीज को हम इसमें काउंट करेंगे और किस चीज को हम इसमें काउंट करेंगे, यानी ये कौन कौन सी सब्सटेंस है या कौन कौन सी थिंग्स ऐसी हैं जो मैटर और एनर्जी के अंदर क्लासिफाइड हो सकती हैं या हम उनको उनके अंडर कैटेगराइज कर सकते हैं। तो मैटर के बारे में आपने पढ़ा था, कोई भी ऐसी चीज जो स्पेस को ऑक्यूपाई करे और जिसमें वेट हो, क्या कहलाती है, मैटर। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास, या वेट भी बोल सकते हैं, इज नोन एज मैटर। तो मैटर के अकॉर्डिंग जो पर्टिकुलर डेफिनेशन है मैटर की, वो ये है कि एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास इज नोन एज मैटर। आपके आसपास की जितनी भी चीजें हैं, फॉर एग्जांपल मेरे हाथ का मार्कर, इस मार्कर को मैं कहीं पे भी रख दूं, लाइक अपने सर के ऊपर रख दूं, तो ये क्या करेगा, मेरे सर पे जो बाल हैं उनके ऊपर अपनी एक पर्टिकुलर जगह को घेरेगा, यानी कि ऑक्यूपाई स्पेस। पहली कंडीशन इसने पूरी की। दूसरी, इसके साथ साथ इसमें कुछ ना कुछ वजन तो जरूर होगा, कुछ ना कुछ मास तो जरूर होगा। आप सब लोग भी अपने, आपके हाथ में जो पेन है, उस पेन को अगर आप अपने पाम पे रखेंगे तो वो क्या करेगा, आपके पाम के थोड़ी सी जगह को ऑक्यूपाई करेगा, यानी पहली कंडीशन पूरी। इसके साथ साथ इसमें पर्टिकुलर कुछ ना कुछ वेट जरूर होगा, हो सकता है 10 ग्राम हो, 15 ग्राम हो, 20 ग्राम हो, 50 ग्राम हो, 100 ग्राम हो, इट्स डिपेंड अपॉन द क्वालिटी ऑफ पेन। जैसे कि ये मेरा मार्कर है, तो पहली डेफिनेशन इज कंप्लीटली, और आपको अब इतना पता लग गया है कि कौन सी चीजें मैटर के अंदर काउंट होती हैं। इसके अलावा जो चीजें इस डेफिनेशन को फॉलो ना करें या इस शर्त को फॉलो ना करें, वो सारी की सारी किसमें आएंगी, आपकी एनर्जी में आएंगी। फॉर एग्जांपल लाइट। जी हाँ, लाइट क्या है, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, यानी कि ये जगह नहीं घेर रही है। ठीक है, एक तरह से आप किसी रूम में लाइट को जलाएंगे तो पूरे रूम को ऑक्यूपाई कर लेगी, यानी कि क्या हुआ, एक तरह से उसने पूरी की पूरी जगह को घेर ली। लेकिन इसने अब जो जगह घेरी है, लाइक अब मेरे ऊपर भी लाइट है, मेरे सामने भी लाइट है, आपके सामने भी लाइट है, तो ये एक ऐसे स्पेस को ऑक्यूपाई कर रही है जिसपे आप कुछ और चीजें भी रख सकते हैं। यानी इनडायरेक्टली हम इसको अगर कह सकें तो ये एक ऐसा फिनोमेना हो गया जो जगह को भी घेर रहा है लेकिन बिल्कुल नहीं घेर रहा है।
हाँ मैं इसको थोड़ा इजी करता हूं, थोड़ा आपको टफ लग रहा होगा कि जगह को भी घेर रहा है, बिल्कुल नहीं घेर रहा है, यानी लाइट हुई तो एक कम लाइट में क्या करता है, जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं सबके ऊपर लाइट पड़ती है, ठीक है, उसके नीचे क्या हो जाता है, अंधेरा हो जाता है, यानी उनके नीचे लाइट नहीं आती है। अगर लाइट आ भी रही है तो क्रॉस आ रही होगी, तो लाइट ने क्या किया, जितने ऑब्जेक्ट अपर साइड पे थे उन सबको ऑक्यूपाई कर लिया, बाकी की उसमें कोई वेट तो होता नहीं है। आप देखेंगे आपके ऊपर भी लाइट पड़ रही होगी, मेरे ऊपर भी लाइट पड़ रही है, तो मुझे कुछ भारी भारी फील नहीं हो रहा है, ऐसा फील नहीं हो रहा है कि मेरे ऊपर कोई लाइट आ रही है या कोई वेट रखा जा रहा है। आई एम फील जस्ट लाइक नॉर्मल कंफर्टेबल, कि मेरे ऊपर कोई वेट नहीं है। और हालांकि मैं अभी क्या हूं, एक ऐसे सराउंडेड में हूं, एक ऐसे सिस्टम में हूं जहां एयर भी है, लाइट भी है, सारी चीजें हैं, लेकिन ये चीजें क्या करेंगी, अब इसमें वेट नहीं है तो ये चीजें किस में आएंगी, आपके एनर्जी में काउंट होंगी। तो यानी कि मैटर पहली चीज क्या है, जो स्पेस ऑक्यूपाई करे और जिसमें मास इज नोन एज मैटर, एक्सेप्ट इट, इसके अलावा जितनी भी चीजें हैं वो सारी की सारी आपकी एनर्जी में काउंट होंगी। लाइट हुई, साउंड हुई, हीट हुई, ये सारी की सारी क्या है, एनर्जी की फॉर्म है। हालांकि इसी चीज को डिफाइन करने के लिए, बिकॉज केमिस्ट्री में मैटर ज्यादा यूज होता है, हमारे यूनिवर्स में मैटर बहुत अमाउंट में पाया जाता है, या हमारे आसपास की सारी चीजें क्या कहला रही हैं, मैटर कहला रही हैं। तो मैटर को हम एक अनदर टर्म से भी यूज करते हैं जो कि बहुत केमिस्ट्री में यूज होता है, जिसका नाम है मटेरियल। हाँ जी, क्या नाम है उसका, मटेरियल। हालांकि मटेरियल केमिस्ट्री में जगह जगह यूज होता है, हम लोग आप लोग अपने डेली लाइफ में भी मटेरियल वर्ड को यूज करते हैं, लेकिन इसका जो यूज है या इसका जो एरिया है या इसका जो दायरा है वो बहुत लिमिटेड है कंपेयर टू मैटर के। ये मैटर से बहुत छोटा है, समझ चुके होंगे, ये मैटर से बहुत छोटा है। आप अपने आसपास की सारी चीज को मैटर बोल सकते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आप हर चीज को मटेरियल बोल सकें, ठीक है। तो मटेरियल का जो एरिया होता है वो बहुत छोटा होता है। दूसरी बात, आप मैटर को इजीली छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, लेकिन आप एनर्जी के साथ ऐसा नहीं कर सकते हैं। ये इजीली आप छू नहीं सकते हैं, इजीली इसको आप टच नहीं कर सकते हैं, आप इसको इसके साथ साथ जैसे कि हम लोग हर चीज को बहुत ब्रॉड लेवल में बहुत आगे चल के समझना चाहते हैं, हर एक छोटी से छोटी चीज या उसके अंदर आने वाले डिफरेंट टर्म्स को भी समझना चाहते हैं, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग थिंग्स को कैटेगराइज कर लेते हैं। सेम हमने मैटर को भी कैटेगराइज कर दिया है, बिकॉज एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग है और मैटर के पूरे सेगमेंट पूरे कॉन्सेप्ट को हम समझ पाए, इसलिए हमने क्या किया है, मैटर को भी आपके क्लासिफाई किया है। और इसको कैसे क्लासिफाई किया है, ये मैं आपको पहले एक चार्ट बना के बताना चाहूंगा, जिससे कि आप समझ पाए। हालांकि इस चार्ट से आप पहले भी रूबरू हो चुके हैं, लेकिन दोबारा रूबरू होने में क्या जा रहा है, एक बार और हो लिया जाता है। ये तो बनाते हैं चार्ट को। आपका चार्ट क्या है, मैटर, और मैटर को क्या करेंगे हम, दो पार्ट्स में अलग अलग कैटेगराइज करेंगे। हाँ जी, इसको हम दो पार्ट्स में अलग अलग कैटेगराइज करेंगे। तो पहला पार्ट होगा इसका फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, एंड दूसरा होगा केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो मैटर को हमने बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड किया, पहला आपका फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, दूसरा आपका केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। फर्दर आपने फिजिकल और केमिकल चेंजेस के बारे में 9th में भी पढ़ा होगा। देन हमने क्या किया, इस मैटर को फिजिकल स्टेट पे ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट्स पे हमने तीन अलग अलग पार्ट्स में कैटेगराइज कर दिया। नंबर 1 सॉलिड, नंबर 2 लिक्विड, नंबर 3 गैस। फिजिकल स्टेट पे सॉलिड, लिक्विड, गैस। हालांकि आपने 9th में यहाँ पे इसकी दो स्टेट्स और पढ़ी होंगी, हम उनका भी जिक्र नहीं करेंगे, आगे चल के आपको उनके बारे में बताएंगे। अभी जस्ट हम सॉलिड, लिक्विड, गैस की बात करेंगे। मैटर को दो पार्ट्स में डिवाइड किया, फिजिकली केमिकली। फिजिकल को तीन पार्ट्स में डिवाइड किया, सॉलिड, लिक्विड, गैस। इसके साथ साथ अब हम आते हैं केमिकल्स पे, को भी दो पार्ट्स में कैटेगराइज किया, ओके। और ये डिपेंड करेगा, यानी ये क्लासिफिकेशन हमने किया है ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्पोजिशन ऑफ पार्टिकल्स। तो पहला आता है आपका मिक्सचर या इम्प्योर या अनप्योर, दूसरा आता है आपका प्योर सबस्टेंसेस। इसको मिक्सचर या अनप्योर बोलते हैं, इसको प्योर सबस्टेंस के नाम से जाना जाता है। मिक्सचर को भी हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया, हेट्रोजीनस एंड होमोजीनस। नंबर 1 होमोजीनस एंड नंबर 2 हेट्रोजीनस। देन बात करें हम प्योर कंपाउंड की, तो प्योर कंपाउंड्स को भी हमने फर्दर तीन पार्ट्स में कैटेगराइज किया, ठीक है। एलिमेंट, कंपाउंड और थर्ड वन मिक्सचर।
देन एलिमेंट्स को भी हमने फर्दर क्लासिफाई किया 3 पार्ट्स में, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटालॉइड। स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा, हो सकता है मिसमैच हो सकता है। कंपाउंड्स को भी हमने 2 पार्ट्स में कैटेगराइज किया, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। और मिक्सचर को भी हमने फर्दर 2 पार्ट्स में कैटेगराइज किया, जो कि होमोजीनस, हेटेरोजीनस। ठीक है, इस चार्ट को आप एक बार ध्यान से देख लीजिए, अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मैटर को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, फिजिकली एंड केमिकली। फिजिकली को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, सॉलिड, लिक्विड, गैस। केमिकली को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ इट्स कॉम्पोजिशन या पार्टिकल्स कॉम्पोजिशन। पहला मिक्सचर या अनप्योर। अनप्योर को भी हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, इस मिक्सचर को, होमोजीनस एंड हेटेरोजीनस। फर्दर प्योर को हमने 3 पार्ट्स में कैटेगराइज किया है, एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर। एलिमेंट को भी 3 पार्ट्स में कैटेगराइज किया है, मेटल, नॉन मेटल, मेटालॉइड। सेम कंपोनेंट को 2 पार्ट्स में, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। मिक्सचर को भी 2 पार्ट्स में, होमोजीनस एंड हेटेरोजीनस मिक्सचर। इस चार्ट को देखने के बाद आप इससे टोटली काफी कुछ जान पहचान रखते होंगे, यानी कि 9th में आप इसको टोटली पढ़ के आ चुके हैं। चलिए हम दोबारा से आपको जल्दी से इस चार्ट का पूरा एक रिकैप देते हैं और आपको समझाने की कोशिश करते हैं 11 पार्ट फर्स्ट की केमिस्ट्री के पहले चैप्टर के अगले टॉपिक्स। आपके सॉलिड, तो सॉलिड क्या होते हैं आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, फिर भी इसका एक रिकैप हमने देना चाहेंगे। सॉलिड्स आपके वो सब्सटेंस होते हैं जिनका वॉल्यूम जो होता है वो डेफिनेटली फिक्स होता है, जिनका शेप भी जो होता है वो डेफिनेटली फिक्स होता है। इसके साथ साथ ये रिजिडिटी को पजेस करते हैं। ऐसे कंपाउंड्स किस कैटेगरी में आते हैं? सॉलिड कैटेगरी में आते हैं। इसीलिए सॉलिड की जो स्ट्रक्चर होती है, जो कॉम्पोजिशन होता है, वो क्या होता है आपका? फिक्स होता है, यानी इनके पार्टिकल्स काफी पास अरेंज होते हैं। जस्ट लाइक इनके बीच जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है वो बहुत कम या बिल्कुल 0 के अराउंड होता है। इनके बीच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा पाया जाता है। बात करें आपके लिक्विड्स की, तो सॉलिड के बाद आपका लिक्विड आता है, और लिक्विड भी कुछ इसी तरह करके हैं जिसके बारे में आपने अभी तक पढ़ते हुए आए हैं कि इनका वॉल्यूम तो फिक्स होता है बट इनका शेप या साइज फिक्स नहीं होता है, बिकॉज लिक्विड को आप जिस कंटेनर में डालेंगे लिक्विड उसी की शेप ले लेता है। स्टेट है आपका गैसियस स्टेट या फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर का थर्ड टाइप है आपका गैस। गैस में जनरली क्या होता है, ये ना ही तो आपके वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करते हैं, यानी कि ना ही तो इनका वॉल्यूम फिक्स होता है, ना ही इनका इस शेप या साइज फिक्स होता है। इस गैस को आप जिस कंटेनर में डालेंगे ये टोटल उसके वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर लेंगे। ऐसे सब्सटेंसेस या ऐसा टाइप ऑफ मैटर का किसके अंदर आएगा? आपका गैसियस स्टेट के अंदर आएगा। अब इनके पार्टिकल्स की अगर बात की जाए तो लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच थोड़ा सा गैप होता है, जबकि गैसेस पार्टिकल्स के बीच आपका ढेर सारा गैप होता है, यानी कि कुछ इस तरह करके इनका गैप होता है। तो यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स 0 के बराबर, यहाँ पे इससे हाई और इससे कम, और यहाँ पे इन दोनों से हाई, यानी हाईएस्ट इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस आपका गैसियस स्टेट में पाया जाता है। ओके जी, तो आप फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर को समझ चुके होंगे, सॉलिड, लिक्विड, गैस। बाकी का 9th में आप पढ़ के ऑलरेडी आ ही चुके हैं। इसके साथ साथ बात करते हैं हम केमिकल क्लासिफिकेशन की, कि आखिरकार केमिकल क्लासिफिकेशन में क्या चीजें हैं और कैसे आप इनको डिफाइन कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपने पहला लेक्चर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा, वहां पे जाके आप देख सकते हैं। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बने रहें लिटिल प्रोफेसर थिंग्स के साथ। मैं आनंद लेके आ रहा हूं आपके लिए केमिस्ट्री क्लासेस। इससे पहले कि मैं आपको केमिकल क्लासिफिकेशन के बारे में थोड़ी सी डिटेल दूं, उससे पहले बताना चाहूंगा कि पार्टिकल्स यानी कि मैटर किससे मिलकर बना हुआ है, किस चीज से। अभी तक हम मैटर की बात कर रहे हैं, तो मैटर भी तो किसी चीज से मिलकर बना हुआ होगा। तो जनरली मैटर मिलकर बना हुआ होता है आपके पार्टिकल्स से। अब हम बात करेंगे पार्टिकल्स की या नेचर ऑफ पार्टिकल्स की। जनरली मैटर जिस छोटी चीजों से मिलकर बना हुआ होता है या जो मैटर को बनाने में चीजें पार्टिसिपेट करती हैं वो कहलाती हैं पार्टिकल।
ये पार्टिकल बहुत ही छोटे होते हैं, यानी एक्सट्रीमली स्मॉल। पार्टिकल से जब मैटर मिलकर बना हुआ होता है, तो बात करें अगर पार्टिकल कॉन्सेप्ट की, तो पार्टिकल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग सॉलिड स्टेट में जब आपके पार्टिकल्स पास पास अरेंज होते हैं, यानी कि कुछ इस तरह आपके पार्टिकल से एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से अटैच होगा, तो इनके बीच इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस या स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स बिल्कुल जीरो होता है, यानी कि बिल्कुल इनके बीच स्पेस नहीं होता है। ये अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है जी। तो इनके बीच जब स्पेस नहीं होता है, तो ये क्या करते हैं, एक रेगुलरली अरेंजमेंट में आ जाते हैं, एक रेगुलर ऑर्डर को पजेस करते हैं। इस ऑर्डर की वजह से ही इनकी ज्योमेट्री यानी कि इनका शेप या साइज फिक्स हो जाता है। इसके साथ साथ जब ये रेगुलर अरेंजमेंट में होते हैं, इनके बीच पर्टिकुलर गैप नहीं होता है, तो ये अपनी ही पोजीशन पे वाइब्रेट करते रहते हैं, यानी कि इनको गैस की तरह या लिक्विड की तरह इधर उधर नहीं घूम सकते, ये फ्लो नहीं हो सकते, जिस वजह से बिकॉज इनकी फिक्स पोजीशन है, फिक्स पोजीशन की वजह से ये पार्टिकल्स अपनी ही पोजीशन पे यानी अपनी ही मीन पोजीशन पे कॉन्टिन्यूअसली वाइब्रेशन करते रहते हैं। देन इनके रेगुलर अरेंजमेंट से जब सॉलिड्स की एक पर्टिकुलर शेप बनती है, यानी कि शेप सॉलिड का फिक्स या साइज सॉलिड का फिक्स हो जाता है, तो इस चीज को जाना जाता है लैटिस के नाम से। जी हाँ, किस चीज से जाना जाता है, लैटिस के नाम से। फॉर एग्जांपल के मान लो आपके पास एक वुडन पीस है जो कि आपके स्क्वायर फॉर्म में है। अब इसमें क्या है, ये आप देख सकते हैं वुडन पीस स्क्वायर फॉर्म में। मैं इसको और अच्छे से बना दिखाने के लिए आपको ये बीच का हिस्सा मिटाता हूँ। अब हम इसमें क्या करें, पार्टिकल्स को फिल करना स्टार्ट करें, यानी कि ये हमने पार्टिकल्स को फिल करना स्टार्ट कर दिया। ओके, हालांकि ड्राइंग मेरा बेकार है, फिर भी मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ये लेयर एक इधर और यही लेयर हमने ये इधर डाल दी। ओके, यही लेयर हमने ये ऊपर डाल दी। ये पार्टिकल्स ने आपने क्या किया, इस वुडन ब्लॉक को फिल कर लिया। अब इनके बीच स्पेस नहीं है, यानी बहुत कम स्पेस, बिल्कुल स्पेस नहीं होगा जब आप इसको देखेंगे पार्टिकल्स को, तो ये क्या बन गया, एक लैटिस बन गया। इसी को हम क्या बोलेंगे, लैटिस के नाम से जानेंगे। यानी रेगुलर अरेंजमेंट possess regular shape या fixed shape and this is known as lattice। की बात करें सॉलिड स्टेट में, तो सॉलिड स्टेट में जनरली आपके जो पार्टिकल्स हैं जिनको सॉलिड पार्टिकल्स बोला जाएगा, वो बहुत ही क्लोज पैक होते हैं, यानी कि एक दूसरे के बहुत पास पास होते हैं। इस वजह से इनके बीच में जो एम्प्टी स्पेस होता है वो बहुत कम या बिल्कुल नहीं होता है। जब इनके बीच एम्प्टी स्पेस नहीं होगा या बहुत कम होगा, तो ये क्या करेंगे, मूवमेंट नहीं कर पाएंगे, जिस वजह से ये अपनी फिक्स पोजीशन पे ही वाइब्रेट करते रहते हैं। फिक्स पोजीशन पे वाइब्रेट करने की वजह से या इनकी पोजीशन फिक्स होने की वजह से सॉलिड क्या करती है, एक हाईली अरेंजमेंट को लेके चलती है। ये अरेंजमेंट रेगुलर अरेंजमेंट होता है और हाईली ऑर्डर्ड अरेंजमेंट होता है, जिस वजह से आपका ये क्या बनेगा, सीरीज बनेगी, यानी कि आपके सॉलिड की जो स्टेट होगी या सॉलिड के पार्टिकल्स क्या करेंगे, एक पर्टिकुलर शेप देंगे, और इसी शेप को हम जानते हैं, इस हाईली ऑर्डर्ड रेगुलर अरेंजमेंट को लैटिस के नाम से। ठीक है, सेम होता है आपके लिक्विड केस में भी। लिक्विड केस में क्या होता है, पार्टिकल्स के बीच आपका गैप पाया जाता है, यानी यही पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, थोड़े गैप के पास पाए जाएंगे, यानी कि इनके बीच अब एम्प्टी स्पेस पाया जाएगा, जिस वजह से ये क्या कर सकते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं। इनकी जो पैकिंग है वो काफी लूज में है, यानी कि एम्प्टी स्पेस बिटवीन देम इज हायर इन कंपेयर टू सॉलिड। सॉलिड से ज्यादा गैसेस के पास एम्प्टी स्पेस है, जिस वजह से उनकी जो पैकिंग एफिशिएंसी है वो इसके कंपेयर में कम है, या फिर हम ये बोल सकते हैं यानी कि क्लोजनेस ऑफ पार्टिकल्स लिक्विड्स में कम है जबकि सॉलिड में हायर है। इस वजह से ये मूव कर सकते हैं, ये फ्लो कर सकते हैं, और इनका शेप भी फिक्स नहीं हो पाता है। जिस कंटेनर में जिस पार्ट में आप इसको डालेंगे ये उसी के शेप को ले लेंगे। जबकि बात की जाए अगर गैसियस स्टेट की, तो गैसियस स्टेट में क्या होता है, ना ही उनका वॉल्यूम फिक्स होता है, ना ही उनका शेप फिक्स होता है, ना ही उनका साइज फिक्स होता है, बिकॉज उनके पास इन दोनों की रिलेटिविटी में जो क्लोज पैकिंग होती है वो बहुत लूजली होती है, बहुत ज्यादा ही लूज क्लोज पैकिंग होती है उनकी। कुछ इस तरह करके मैं आपको इसे दिखाने की कोशिश करूंगा, कुछ इस तरह करके आपके गैस के पार्टिकल्स पाए जाएंगे। जब इनकी क्लोज पैकिंग लूज होगी तो इसको जिस कंटेनर में आप डालेंगे ये उसी के वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर लेंगे, और इसका खुद का वॉल्यूम या खुद की शेप साइज कुछ भी नहीं पाया जाता है। तो समझ गए होंगे आप गैसेस स्टेट की कहानी, यानी कि ये जनरली ऐसे पार्टिकल्स हैं। मैं आपको बना के दिखाना चाहूंगा कि अगर इस गैस को आप एक वेसल में भरेंगे, सपोज दैट हमारे पास एक वेसल है कुछ इस तरह करके, और इसमें आपने गैस को भर दिया है,
तो गैस के पार्टिकल्स क्या करेंगे, ये पूरे वेसल में इधर से उधर नाचते रहेंगे, बिकॉज ये काफी इजीली पैक्ड हैं, इनके एम्प्टी गैप है इनके पास, जिस वजह से ये पार्टिकल्स पूरे वेसल में नाचते रहेंगे, इधर उधर घूमते रहेंगे। इसको आगे चल के आपने डिफरेंट नाम से भी पढ़ा है। जब इसके पार्टिकल्स इसी मूवमेंट की वजह से, इसी पैकिंग की वजह से, एक्चुअली इनकी जो पैकिंग है ना वो क्या है, काफी दूर दूर है, यानी कि क्लोज पैक नहीं है, ये लूजली पैक्ड है बहुत ज्यादा ही कंपेयर टू सॉलिड और गैस लिक्विड के। इस वजह से ना ही तो इनका वॉल्यूम फिक्स होता है, ना ही इनका शेप फिक्स होता है, ना ही इनका साइज फिक्स होता है। इसके साथ साथ बात की जाए और आपको अगर बताया जाए तो ये सारी की सारी सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों स्टेट्स, कौन कौन सी, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये तीनों स्टेटें आपकी क्या है, इंटर कन्वर्टेबल है, यानी कि सॉलिड को आप लिक्विड में बदल सकते हैं, लिक्विड को गैस में, गैस को लिक्विड में, लिक्विड को सॉलिड में। कैसे कर सकते हैं, जब भी आप सॉलिड से किसी भी चीज को लिक्विड में ले जाएंगे, सॉलिड से लिक्विड में ले जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसे हीट करना पड़ेगा। ओके, देन आप लिक्विड से गैस में जाएंगे तो भी आपको क्या करना पड़ेगा, हीट करना पड़ेगा। जब आप अपोजिट आएंगे, इसके अपोजिट मींस गैस से आप लिक्विड में आए तो आपको क्या करना पड़ेगा, कूल करना पड़ेगा। सेम लिक्विड से आप सॉलिड में आए तो भी आपको क्या करना पड़ेगा, कूल करना पड़ेगा। इन प्रोसेस को डिफरेंट नाम से भी जाना जाता है। इसके साथ साथ आप डायरेक्टली सॉलिड से गैस में जा सकते हैं, गैस से सॉलिड में जा सकते हैं। इसको आपने सब्लिमेशन के नाम से क्लास 9th में पढ़ा है। ओके बच्चा, सॉलिड से लिक्विड में जाना, लिक्विड से गैस में जाना, गैस से लिक्विड में आना, लिक्विड से सॉलिड में आना। तो जनरली ये स्टेट्स आपकी क्या है, इंटर कन्वर्टेबल स्टेट्स हैं। इसके साथ साथ हम अब बात करने वाले हैं केमिकल क्लासिफिकेशन की। आप पार्टिकल्स के बारे में तो जान ही चुके हैं। केमिकल क्लासिफिकेशन की बात करें तो इसको डिवाइड किया गया है दो पार्ट्स में, और ये डिपेंड करेगा इसके कॉम्पोजिशन पे। ये कॉम्पोजिशन माइक्रोस्कोपिक लेवल पे भी हो सकता है और बल्क लेवल पे भी हो सकता है। तो ये दो पार्ट कौन कौन से हैं इसके, मिक्सचर या अनप्योर और प्योर कंपाउंड। तो सबसे पहले बात की जाएगी आपके मिक्सचर की। तो सोचिए जरा मिक्सचर क्या हो सकता है, किसको हम मिक्सचर बोलते हैं। जी हाँ, आप सही सोच रहे हैं। जब किसी भी सबस्टेंस में, किसी भी कंपोनेंट में दो या दो से ज्यादा सबस्टेंस को मिक्स किया जाता है तो वो क्या कहलाता है, मिक्सचर कहलाता है। ये इसकी जनरली बेसिक डेफिनेशन है, जर्नल इसका एक्सप्रेशन है या एक्सप्लेनेशन है, जिसको आप बखूबी बहुत अच्छे से जानते हैं। मिक्सचर कॉन्स्टिट्यूटेड बाय मोर देन one kind of pure elements and these elements known as substance. Okay? जनरली इसके साथ साथ मिक्सचर में आपके दो या दो से ज्यादा ऐसे सब्सटेंस पाए जाते हैं, या आपका मिक्सचर कंटेन टू और मोर सब्सटेंसेस इन इट इन एनी रेशो। जी हाँ, मिक्सचर में आपके दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस पाए जाते हैं और ये किसी भी रेशो में हो सकते हैं। सब्सटेंस जो दो या दो से ज्यादा आपके मिक्सचर में पाए गए हैं, इनको हम कंपोनेंट के नाम से भी जान सकते हैं। यानी कि मिक्सचर के अंदर जो सब्सटेंस पाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, कंपोनेंट भी कहलाते हैं। तो ये कंपोनेंट जनरली मिक्सचर के होते हैं, और एक मिक्सचर को भी हम फर्दर कैटेगराइज कर सकते हैं, जैसे कि हमने इसको हेट्रोजीनस और होमोजीनस में कैटेगराइज किया था। तो बात करें होमोजीनस की, होमोजीनस में दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट आपस में बहुत ही इजीली मिक्स हो जाते हैं और कंप्लीटली मिक्स होते हैं। देन ये पूरे के पूरे मिक्सचर में थ्रू आउट सॉल्यूशन रहते हैं, यानी द कंपोनेंट व्हिच इज प्रेजेंट इन अ होमोजेनस मिक्सचर आर कंप्लीटली सॉल्युबल इन ईच अदर थ्रू आउट द मिक्सचर। जैसे कि आपका एयर हुआ, तो आप जानते हैं कि एयर में कई सारी गैसेस होती हैं, लेकिन इनका कॉम्पोजिशन क्या है, होमोजेनस है, जिस वजह से ये गैसेस एक दूसरे में कंप्लीटली मिक्स हैं और इनको हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते, या इनके बीच में कोई भी बाउंड्रीज नहीं होती हैं। जबकि बात की जाए अगर हेट्रोजीनस की, तो वो जस्ट होमोजीनस का अपोजिट होता है। यानी क्या होता है, इसमें दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट मिक्स होते हैं, इसके साथ साथ ये पूरे कंपोनेंट या ये कंपोनेंट पूरे सॉल्यूशन में कंप्लीटली मिक्स ना होके पार्शियली मिक्स होते हैं, एंड इनको हम इजीली अपनी नेक्ड आई से देख सकते हैं, या इनकी बाउंड्रीज को भी हम देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मड का वाटर में घुलना, यानी मिट्टी को जब आप वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो वो आपको दिखाई दे जाएगी कि वो टोटली सॉल्युबल नहीं होती है, और आप उसको इजीली दूर से ही देख के अपनी खुली आंखों से पहचान सकते हैं। तो ये दो टाइप हैं आपके, होमोजीनस एंड हेट्रोजीनस, जो कि मिक्सचर के अंडर आते हैं। मिक्सचर के दो टाइप हैं। इसके बाद बात की जाएगी आपके प्योर सब्सटेंस की, या प्योर क्लासिफिकेशन, जो कि केमिकल क्लासिफिकेशन के अंडर आ रहा है आपका अगला टाइप, प्योर।
इसके साथ साथ जनरली आपके होमोजेनियस मिक्सचर के दो पार्ट्स होते हैं और इन्हीं पार्ट्स को हम फेजेस के नाम से भी जानते हैं। बात करें आपके प्योर कंपोनेंट की, तो प्योर कंपोनेंट या प्योर सब्सटेंस आपके वो सब्सटेंसेस होते हैं जिनको आप किसी भी सिंपलर सब्सटेंसेस में नहीं ब्रेकआउट कर सकते, यानी कि इनको इससे छोटे पार्ट्स में डिवाइड नहीं किया जा सकता। यही सबसे प्योर फॉर्म होता है आपके किसी भी मैटर का या किसी भी सब्सटेंस का। फॉर एग्जांपल जैसे कि हाइड्रोजन हुआ, आर्गन हुआ, लिथियम हुआ, सोडियम हुआ, पोटेशियम हुआ, तो ये सब क्या है? आपके एलिमेंट हैं जो कि प्योर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। बात की जाए आपके प्योर कंपोनेंट्स की, तो प्योर कंपोनेंट्स जनरली एक ही टाइप के पार्टिकल से मिलकर बने हुए होते हैं। तो इनका जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होता है, उनकी जो प्रॉपर्टी होती है वो सेम होती है, उनमें कोई चेंजेस नहीं होता है। अगर कहीं पे आपका मान लो कहीं पे एक से ज्यादा टाइप के पार्टिकल्स किसी भी कंपोनेंट को बनाने में हिस्सा ले रहे हों, जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगा प्योर कंपोनेंट जिनमें सिर्फ एक ही टाइप की प्रॉपर्टी होती है या जिनके पार्टिकल एक टाइप के होते हैं, क्या हो सकते हैं? कॉपर हुआ, गोल्ड हुआ, सिल्वर हुआ। ओके, ये आपके प्योर सब्सटेंस के एग्जांपल हो गए। इसके साथ साथ अगर कहीं पे एक से ज्यादा यानी कि दो कंपोनेंट या सब्सटेंस आपस में मिक्स होने के बाद एक प्योर कंपोनेंट को फॉर्म कर रहे हैं, तो पहली बात तो वो एक फिक्स रेशो में मिक्स होंगे। ओके, किसी भी रेशो में मिक्स नहीं होंगे, एक फिक्स रेशो में मिक्स होंगे। किसमें होंगे? फिक्स्ड रेशो में। इसके साथ साथ इनकी प्रॉपर्टी भी क्या होंगी? सारी की सारी सेम होंगी और ये दो कंपोनेंट आपस में मिक्स होने के बाद एक ही सब्सटेंस की तरह बिहेव करेंगे और एक ही सब्सटेंस की तरह अपने आप को शो करेंगे। ऐसे हमारे पास कई सारे एग्जाम्पल हैं जो प्योर सब्सटेंस होते हैं और जिनमें एक से ज्यादा कॉम्पोजिशन मिक्स होते हैं। जनरली एक एग्जाम्पल है जिसकी अभी हमने बात की थी, फॉर एग्जाम्पल एयर। एयर में कई सारी गैसेस मिक्स होती हैं, यानी कि कई एलिमेंट्स आपके मिक्स हो गए। ये डिफरेंट एलिमेंट्स होने के बावजूद भी ये क्या है? एक फिक्स रेशो में मिक्स हैं और आपको एज अ मिक्सचर, ये एज अ हाइड्रोजनस मिक्सचर बिहेव नहीं कर रहे हैं, ये प्योर कंपोनेंट की तरह आपका बिहेव करेंगे। इसको और अच्छे से समझने के लिए हमने फर्दर इसको क्लासिफाई किया है तीन कैटेगरीज में, जो आपकी क्या है? एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर। अब हम इनकी एक एक करके बात करेंगे। तो सबसे पहले बात की जाएगी आपके एलिमेंट। एलिमेंट की बात की जाए तो एलिमेंट्स आपके वो कंपाउंड्स होते हैं जो प्योर कंपाउंड का सबसे सिंपलर फॉर्म होता है। और अगर हम इनको डेफिनेशन की बात करें, डिफाइन करने की बात करें, तो एलिमेंट्स आर दो सब्सटेंसेस जिनको ना ही तो आप उससे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ सकते हैं और ना ही उसको उससे सिंपलर सब्सटेंसेस से मिलकर बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कॉपर, सिल्वर, एल्यूमिनियम, सोडियम, पोटेशियम, ईटीसी। इसके साथ साथ हमारी पीरियोडिक टेबल में या हमारी केमिस्ट्री में अभी तक 140 से लेके 120 एलिमेंट्स पाए गए हैं, जिनमें से 99% एलिमेंट्स आपके क्या कर रहे हैं? अर्थ की कॉम्पोजिशन में पाए जाते हैं और इस 99% एलिमेंट्स में सिर्फ 20 एलिमेंट्स ही आते हैं। जी हाँ, इस अर्थ के 99% कॉम्पोजिशन में सिर्फ के साथ साथ ये जो हमारे 140 to 120 एलिमेंट्स हैं, इसमें से सिर्फ 92 एलिमेंट्स ही नेचुरली पाए जाते हैं। बाकी के एलिमेंट्स आपके मैन मेड हैं। ओके, हमने क्या किया है? एलिमेंट्स को भी तीन अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया है और ये कैटेगरी है आपकी मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड। इनको भी आप पहले से पढ़ के आ चुके हैं, फिर भी मैं एक ब्रीफ इनके बारे में बताना चाहूंगा। आपके वो एलिमेंट्स होते हैं जो सॉलिड होते हैं, इसके साथ साथ इनकी कुछ खास प्रॉपर्टीज भी ये शो करते हैं, जैसे कि लस्टर, सोनोरस, एबिलिटी टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी और हीट, मैल्यूबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं। जबकि फॉर एग्जांपल इसका क्या हो गया? आपका एग्जांपल आयरन हो गया, गोल्ड हो गया, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, ईटीसी। जबकि नॉन मेटल्स जस्ट मेटल के क्या होते हैं? ऑपोजिट होते हैं। ये ना ही डक्टाइल होते हैं, ना ही मेल्लेबल होते हैं, ना ही हीट या इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने की कैपेसिटी रखते हैं। देन ये ना ही सोनोरस है, ना ही मैल्लेबल, नॉन डक्टाइल। इसके साथ साथ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और हीट होते हैं। फॉर एग्जांपल आपकी N2, H2, डिफरेंट गैसेस आपकी क्या होती हैं? नॉन मेटल्स में काउंट होती हैं। हालांकि नॉन मेटल्स में कई सॉलिड भी आते हैं और लिक्विड भी आते हैं। बात की जाए मेटलॉइड्स की, तो मेटलॉइड्स आपके ऐसे एलिमेंट होते हैं
जो नॉन मेटल और मेटल्स के बीच के कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करते हैं। ऐसे कंपोनेंट या ऐसे एलिमेंट्स को हम मेटलॉइड में काउंट करते हैं। फॉर एग्जांपल बिस्मिथ, सिलिकॉन, etc, ये सारे के सारे एलिमेंट्स आपके किस में आते हैं? मेटलॉइड में आते हैं। तो एलिमेंट्स के 3 पार्ट मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड को आप पढ़ चुके हैं और 9th में भी आप इसको पढ़ चुके हैं। इसके साथ साथ अगर इसको आपको और ज्यादा जानकारी चाहिए इनके बारे में तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको क्लास 9th का चैप्टर, 10th का चैप्टर का लिंक दे रखा है, जहां पे मेटल नॉन मेटल के बारे में काफी डिटेल में बताया गया है, आप उसको भी देख सकते हैं। अब हम बात करें आपके कंपाउंड्स की। कंपाउंड्स क्या होते हैं? जब जनरली 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट्स मिक्स होते हैं तो वो क्या फॉर्म करते हैं? एक कंपाउंड को फॉर्म करते हैं। और कंपाउंड भी आपके 2 तरह के पाए जाते हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। कंपाउंड्स जनरली ये एक ऐसे सब्सटेंस होते हैं जब 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट्स आपस में यूनियन करने के बाद ये यूनियन भी क्या होगा? एक फिक्स रेशो में होगा बाय मास, ओके, या बाय वेट। When 2 or more elements combine and each other in a definite proportion या definite ratio by mass by weight and form a new compound is known as compound. Compound may be organic or inorganic. Compounds can further decomposed in the simpler components या simpler elements by suitable chemical methods. बात की जाए आपके कंपाउंड्स की तो जब 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट्स यूनियन करके एक नए सब्सटेंस को फॉर्म करते हैं तो उसी को बोलते हैं हम आपको कंपाउंड। इस कंपाउंड्स की खासियत ये होती है कि ये एलिमेंट्स एक फिक्स प्रोपोर्शन बाय वेट के थ्रू आपस में यूनियन करेंगे, यानी कि जब 2 एलिमेंट एक फिक्स प्रोपोर्शन में कंबाइन होते हैं और एक नए एलिमेंट को शो करते हैं, यानी नए सब्सटेंस को शो करते हैं, इसी को हम बोलते हैं बच्चों कंपाउंड्स। इस कंपाउंड की खासियत ये होती है कि इसकी प्रॉपर्टीज एलिमेंट से टोटली डिफरेंट होती हैं एंड जितने भी एलिमेंट्स इसमें कंबाइन होते हैं वो सारे के सारे एलिमेंट्स फिक्स प्रोपोर्शन या फिक्स रेशियो को शो करते हैं। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब भी कंबाइन होंगे तो 1:8 में कंबाइन होंगे। कार्बन और ऑक्सीजन जब भी कंबाइन होंगे वो 3:8 में कंबाइन होंगे। यही प्रॉपर्टीज आपके किसकी होती हैं? कंपाउंड्स की जनरली पाई जाती हैं, या कंपाउंड से ये प्रॉपर्टीज अपने आप को बिलोंग करती हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे लिखा हुआ दिखाई दे रहा है कि कंपाउंड्स भी 2 तरह के होते हैं, ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक। जो कंपाउंड्स हमें ऑर्गेनिक फॉर्म में मिले, यानी कि नेचुरल रिसोर्सेज से मिले, जैसे कि प्लांट्स हुए, एनिमल्स हुए, वो कंपाउंड्स ऑर्गेनिक कैटेगरी में आते हैं। और जो कंपाउंड्स आपके मैन मेड हैं वो कंपाउंड्स आपके इनऑर्गेनिक कैटेगरी में आते हैं। इसके बाद जो थर्ड टाइप है वो आपका मिक्सचर है। और मिक्सचर को अभी हमने थोड़ी देर पहले ही बताया था, जब 2 या 2 से ज्यादा कंपोनेंट किसी भी रेशो में आपस में मिक्स हो तो नया बनने वाला सब्सटेंस क्या कहलाता है? मिक्सचर कहलाता है। ये मिक्सचर भी 2 तरह के होते हैं, होमोजीनस और हेटेरोजीनस, यानी कि जहां पे 2 कंपोनेंट आपस में मिक्स हो रहे हों या 2 एलिमेंट्स आपस में मिक्स हो रहे हों और इस तरह मिक्स हो कि वो कंप्लीटली मिक्स हो जाएं, उनमें कोई बाउंड्री ना हो, कोई सेपरेशन ना हो और नेक्ड आइज से भी उनको ना देखा जाए, उनको हम बोलेंगे होमोजीनस मिक्सचर। और जो कंपोनेंट्स आपस में मिक्स होने के बाद बाउंड्री शो करें, जिनको नेक्ड आइज से देखा जा सकता है और जो कंप्लीटली मिक्स ना हो या पार्शियली मिक्स हो, ऐसे कंपोनेंट या सब्सटेंस आते हैं आपके हेटेरोजीनस कैटेगरी में। ये जनरली उसी तरह बिहेव करते हैं जैसे कि आपके हमारे छोटे छोटे भाई बहन होते हैं कि जब हम किसी भाई से अगर पानी मांगे तो वो क्या कर देता है, हमें टाइम पे याद दिला देता है कि लास्ट टाइम भाई या बहन तूने मुझे पानी नहीं दिया था तो मैं भी तुझे पानी नहीं दूंगा। तो घर के जितने भी मेंबर होते हैं इजीली उनके झगड़े को देख सकते हैं। तो ये कैसा बिहेव हो गया आपका? हेटेरोजीनस कैरेक्टर, जिसको आप सब लोग देख रहे हैं, जज कर रहे हैं। और होमोजीनस कैरेक्टर क्या होता है? जब आपके घर में आइसक्रीम आई हो और दोनों भाई बहनों की फेवरेट आइसक्रीम हो तो दोनों प्यार से आसपास आके बैठेंगे और कहेंगे एक बाइट तुम लो, एक बाइट हम ले। इसको भी सारे लोग आसानी से देखने की कोशिश करते हैं, लेकिन जानते हैं कि इन दोनों में काफी लड़ाई हो चुकी है पहले से, ये दोनों काफी झगड़ते भी हैं, लेकिन फिर भी आज बहुत प्यार से बैठे हैं। तो यही कैरेक्टर आता है आपका होमोजीनस कंडीशंस में। उम्मीद करता हूं आपको ये टॉपिक पसंद आए होंगे। बने रहिए आनंद राज केमिस्ट्री के साथ। लिटिल प्रोफेसर थिंग्स पर लेके आऊंगा अगला टॉपिक बहुत जल्द। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, इसके साथ साथ फेसबुक पेज का भी लिंक दे रखा है। आप मुझसे अपनी क्वेरीज वहां पे पूछ सकते हैं, मैं उनको बहुत जल्द ही दूर करने की कोशिश करूंगा।